भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ नेता और इलाहाबाद से सांसद डॉक्टर रीता बहुगुणा जोशी ने अपने पिता स्वर्गीय हेमवती नंदन बहुगुणा के जीवन पर एक किताब लिखी है। ये किताब विमोचन से पहले ही सुर्खियों में भी है, विवादों में भी है। तमाम लोगों पर टिप्पणी की गई है, पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से लेकर विश्वनाथ प्रताप सिंह और पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर राजेंद्र कुमारी वाजपेयी पर। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। धन्यवाद। विमोचन का क्या कार्यक्रम है, कब होगा, किसके जरिए किया जाए? लोकार्पण है, उपराष्ट्रपति जी इसका लोकार्पण करेंगे। इसकी पहला एडिशन 1997 में आया था, फिर उसके बाद उससे मैं विमोचन नहीं करा पाए थे और उसको मैंने फिर रिविजिट किया। जब कोरोना काल आया तो मैंने उसको पढ़ा, उसमें बहुत संशोधन की आवश्यकता थी, तो मैंने उसमें काफी परिवर्तन करते हुए और उसका अंग्रेजी अनुवाद भी करवाकर और अब इंग्लिश हिंदी दोनों में हेमवती नंदन बहुगुणा पॉलिटिकल क्रूसेडर और हेमवती नंदन बहुगुणा जनचेतना के संवाहक, इन दो नामों से हिंदी और इंग्लिश में उसका जो है लोकार्पण उपराष्ट्रपति जी श्री वेंकैया नायडू जी 4 तारीख को उपराष्ट्रपति भवन दिल्ली से करेंगे। इस किताब में तमाम बातें लिखी हुई हैं, चाहे वो पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के बारे में हो, चाहे विश्वनाथ प्रताप सिंह जी के बारे में हो, डॉक्टर राजेंद्र कुमारी वाजपेयी जी के बारे में हो, अमिताभ बच्चन जी। ये क्या आपका व्यक्तिगत अनुभव है या जुटाई हुई सामग्री है इसमें जो कुछ भी लिखा है? नहीं, मुझे बड़ा खेद है इस बात का कि आपने 4 नाम चुने। देखिए, वो इतिहास 50 वर्षों का है। पिताजी का प्रयागराज आना और राजनीति में जुटना, और ये बात तो सत्य है कि उत्तर प्रदेश के वो बहुत ही ऊंचे कद के नेता हुए और राष्ट्रीय स्तर पर उनकी बड़ी पहचान बनी, अंतर्राष्ट्रीय स्तर। उस किताब में इमरजेंसी के ऊपर बहुत वृत्तांत से लिखा गया है। उस किताब में स्वतंत्रता आंदोलन के संदर्भित हमारे संविधान को मद्देनजर रखते हुए उस युग के नेताओं ने कैसे कैसे अपने टारगेट्स बनाए लाइफ में और कैसे कैसे अपने लक्ष्यों को बनाकर और राष्ट्रभक्ति के आधार पर, सिद्धांतों के आधार पर राजनीति की, और फिर कैसे जनता पार्टी बनी और टूटी, फिर 10 साल का क्या संघर्ष रहा, और खास तौर से संसदीय लोकतंत्र में जो गढ़वाल का चुनाव है वो एक बहुत ही ऐतिहासिक चुनाव है और वो एक मील का पत्थर है कि उन्होंने जब पार्टी छोड़ी कांग्रेस अंतिम बार और उसके साथ साथ अपनी सीट भी रिजाइन की और स्वतंत्र लड़े, तो वो चुनाव लगभग 1 साल तक चला और एक प्रधानमंत्री ने 34 जनसभाएं एक उपचुनाव में की। देखिए, आप लोग खुद इलाहाबाद लेकर बैठ गए हैं। अब जब वृत्तांत चलेगा 325 पन्ने का, तो उसमें अगर मान लीजिए 10 लाइन किसी एक नेता पर है, तो मैंने इस किताब को बहुत ही समझदारी से लिखा है। मैं प्रत्यक्ष जो हुई हूँ, मैंने प्रत्यक्ष रूप से घटनाओं को देखा है। मैं 1971-73 से यूनिवर्सिटी में पढ़ा रही थी और सारा जो एक संघर्ष का पीरियड है और जो उथल पुथल राजनीतिक पीरियड है, वो तो 70 से और 90 के बीच का ही है। तो इसको मैंने बहुत ही शिद्दत के साथ पिताजी के प्रपत्रों पर 40,000 उनके प्रपत्र मेरे पास हैं। जब उन्होंने पार्टी बनाई, पार्टी के बुलेटिन्स, उसके जो संकल्प हैं, जब एक पूरे राजनीतिक दलों के बीच समन्वय बनने की बात आ रही थी, एकता कांग्रेस के खिलाफ, उस समय के पूरा वृत्तांत बहुत अच्छे। 3 कॉन्क्लेव हुए, हर पार्टी ने उसमें भाग लिया। कश्मीर कॉन्क्लेव, दिल्ली कॉन्क्लेव, कलकत्ता कॉन्क्लेव, हैदराबाद कॉन्क्लेव, 4 कॉन्क्लेव्स का बहुत विस्तार उसका जिक्र है। उन दिनों अब ज्वलंत विषय कौन से थे? पंजाब, जम्मू कश्मीर, असम, इन तीनों के ऊपर मैंने एक करीब 8-10 पन्ने लिखे हैं। केंद्र राज्य संबंध कैसे, उसमें बहुगुणा जी की क्या चिंतन था। तो अब अगर इलाहाबाद की राजनीति में और उत्तर प्रदेश की राजनीति में विश्वनाथ प्रताप सिंह जी ने जो भूमिका निभाई, या मेरे पिताजी के जीवन में जो भी इंदिरा जी के साथ मनमुटाव हुए, तो उस मनमुटाव में बहुत कारण थे। पर एक सेक्शन ऐसा था जो बार बार इंदिरा जी को समझाता था कि बहुगुणा आपसे बड़ा कद लेना चाहते हैं, बहुगुणा देश के प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं। तो आप भी जानते हैं, राजनीति में अगर एक बात को 10 लोग एक बार बार बोलें तो झूठ भी सच होने लग जाता है। तो उसका भी जिक्र है। पर प्लीज इस किताब को लाकर 2-3 नामों पर मत बैठाइए। आप जब इस किताब को पढ़ेंगे, मैं इतिहास की प्रोफेसर रही हूँ, मैंने प्रत्यक्ष मैं दर्शी हूँ घटनाओं की। मैंने बहुत कई सारी किताबों पर, इंटरव्यूज पर, प्रपत्रों पर, लाइब्रेरीज में जाकर सामग्री निकालकर तब इस किताब को लिखा है। इट्स अ वेरी गुड रनिंग हिस्ट्री ऑफ 50 years ऑफ पॉलिटिक्स। मेरे पिता का पूरा जीवन है उसमें
उसमें मेरी माँ का भी जिक्र है, उसमें क्या वजह थी कि आपके पिताजी बहुगुणा जी जो थे उनके इंदिरा गांधी से एक टाइम रिश्ते बहुत अच्छे थे, फिर इतनी तलखी क्यों बढ़ गई थी? कौन लोग उसके लिए जिम्मेदार थे? नहीं, तलखी तो बड़ी सैद्धांतिक दो विषय थे। जो ज्यादा तलखी बड़ी वो इमरजेंसी को लेकर थी। बहुगुणा जी में बैठी थी जब जब ये घोषणा हुई इमरजेंसी की, तो उन दिनों रैक्स चलता था। रैक्स में लाया मेरे पिताजी ने, डायरेक्ट फोन मिलाया मिसेस गांधी को। आपके पिताजी चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने इंग्लिश में कहा, हिंदी में पहले बोले, इंदिरा जी आपने क्या किया? फिर बोले, यू आर राइडिंग, यू हैव रिडन अ टाइगर, व्हाट व्हेन यू विल डिसमाउंट? आपने शेर की सवारी करी, जब उतरेंगी तो क्या होगा? उन्होंने, किसी की हिम्मत थी ये बात बोलने की? बहुगुणा जी की थी। तो मेन बात तो ये इमरजेंसी के को लेकर मिसेस गांधी के दिमाग में बैठ गया था कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जो जजमेंट दिया है इमरजेंसी में, नहीं उनके केस, उनका इलेक्शन जो रद्द हुआ, तो हाँ, तो जस्टिस साय ने जो दिया, तो कायज थे। हमारे सगी मौसी का ब्याह भी कायजों में हुआ, तो उनको, वो भी जज थे, तो उनको लगा बहुगुणा ने करवा दिया। तो इस प्रकार की गलतफहमी उनको लोगों ने समझाए, दिल्ली में बंसीलाल जी वगैरह ने समझाया, देखो अगर हमारा होता रेस तो हम देखते कैसे जजमेंट आ जाता। तो उस पर बहुगुणा जी की टिप्पणी थी कि यही तो अंतर आप में और यूपी में है कि हमारे यहाँ हम लोग जुडिशरी में इंटरफियर नहीं करते हैं। तो उनको ये शक कि बहुगुणा जी एक बैठा दिया था लोगों ने मन में कि ये प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, और ये बात सच है, यूपी से होकर रास्ता प्रधानमंत्री हो जाता है। फिर जब आंदोलन हुआ जयप्रकाश नारायण का, तो बहुगुणा जी ने कहा कि लोकतंत्र है, हर एक को अपनी बात कहने का अधिकार है। वो इतने बड़े हमारे जो एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, उनको आने दीजिए, अपनी बात कहने दीजिए, हम अपनी बात कहेंगे। उस पर भी नाराजगी हुई। सोवियत यूनियन का एक कल्चरल सोसाइटी है, इंडो सोवियत कल्चरल सोसाइटी, उसका प्रोग्राम लखनऊ में हुआ। पिताजी ने उसमें बहुत अहम भूमिका निभाई। तो ये हुआ कि रशा के साथ मिल गए हैं, मिसेस गांधी के बहुत अच्छे संबंध थे रशा से। तो ये कि बहुगुणा जी लगता है यहाँ भी गड़बड़ करना चाहते हैं। फिर उसके बाद बहुगुणा जी की ने एक यहाँ पर नदवा है, नदवा में इस्लामिक कॉन्फ्रेंस हुई, वर्ल्ड की विश्व इस्लामिक कॉन्फ्रेंस, उसमें भी पिताजी ने बढ़ चढ़ कर उनको सुविधाएं दी। तो हर तरह से लगा कि अपना, अब बहुगुणा जी एक मुख्यमंत्री थे, उनकी कार्य पद्धति थी। अब बिरला जी को पार्टी चाहती थी कि इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के रूप में राज्यसभा में के लिए जिता दिया जाए वोट्स देकर। बहुगुणा जी का जो है लेफ्ट ऑफ सेंटर थे, थोड़ा समाजवादी सोच थी। उन्होंने कहा मैं किसी भी पूंजीपति को नहीं भेजूंगा, अगर पार्टी टिकट देगी तो मैं बंधा हूं, टिकट नहीं देगी तो मैं स्वतंत्र को तो नहीं जिताऊंगा, नहीं जीतने दिया। ये सब बातें थी। और इसके अलावा इमरजेंसी के बाद भी फिर भी पिताजी एक बार वापस कांग्रेस में गए जब ये हुआ। और सबसे बड़ी बात थी संजय गांधी, सारी लीडरशिप कांग्रेस की संजय जी के सामने लाइन लगाती थी। बहुगुणा जी का कहना था कि भाई वो राजनीति में है, मैं सम्मान करता हूं, पर अगर कोई मुझसे ये कहे कि उनको हेलीकॉप्टर में लेके आप पूरा यूपी घुमाइए, तो मैं एक मुख्यमंत्री किस हैसियत से जाऊं? यहाँ रोल आता है आदरणीय विश्वनाथ प्रताप जी का, आदरणीय राजेंद्र जी वाजपेयी जी का, यूपी के जो थे वो लोग जाके, फिर आदरणीय दीक्षित जी का, उमाशंकर दीक्षित, सबका नाम लिया, मेरा चंद्रजीत यादव जी का। तो इन लोगों ने, और उधर से बंसीलाल जी का, उधर क्या नाम था उनका, नहीं, सिद्धार्थ शंकर रे का, इन लोगों ने समझाना शुरू किया कि ये तो प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं। तो आई थिंक मैंने जो लिखा है कि कांग्रेस की सबसे बड़ी हानि ये हुई कि मिसेस गांधी ने लोगों के कहने से बहुत पावरफुल, मजबूत जो क्षेत्रीय नेता थे उनसे दूरी बनाई, वो नुकसान है। डॉक्टर राजेंद्र कुमारी वाजपेयी के नाम का भी आपने जिक्र किया हुआ है, जो है वो बहुगुणा जी के समकक्ष मानी जाती थी, जो है वो, तो क्या उनका भी कुछ रोल रहता था पिताजी के खिलाफ इंदिरा जी को भड़काने? कह दिया, जितने इलाहाबाद के लीडर्स थे, 3-4 नाम बोले। भाई बंगाल के ओडिशा मंत्री थी या अध्यक्ष थी कांग्रेस की, मुझे याद नहीं है, लेकिन ये लोग सब जाके यही कहते थे कि बहुगुणा अपना कद बड़ा कर रहे हैं, बहुगुणा अपना कद बड़ा कर। तो मिसेस गांधी तो एक सीनियर लीडर थी, उनको बातें क्यों सुननी चाहिए थी? तो इससे मैं कह रही हूं कि इनका सिर्फ पासिंग रेफरेंस है, मतलब 325 पन्नों में 5 शब्द हैं। अब वो इलाहाबाद वालों को वही रास आ रहा है, तो मैं क्या करूं? उनका परिवार जो है वो एतराज जता रहा है, जो उनके वंशज हैं। कोई किताब लिखी जाती है तो उस पर एतराज होता है। देखिए, राजनीति जो है, जो इतिहास लिखा जाता है, एक पक्षीय नहीं होता।
और अगर उस पर चर्चा ही ना हो तो फिर इतिहास क्या? मैंने जो देखा, मैंने जो समझा, वो मैंने लिखा है। जिसको आपत्ति वो भी लिख के ना, कौन मना करता है? उनके परिवार के लोग ये कह रहे हैं कि राजेंद्र कुमारी वाजपेयी और इंदिरा गांधी दोनों में बहनों जैसा एक रिश्ता हुआ करता था, और आप जो है उनके रिश्ते पर सवाल उठा करके। आप मुझसे किताब की बात करने आए, मात्र उतना ही करूंगी। मेरा किसी भी, मैं बहुत सम्मान करती हूँ राजेंद्र वाजपेयी जी का, महिला नेत्री थी, प्रयागराज में उनका काफी अच्छी भूमिका रही है। लेकिन जहां डिप्लोमेसी की बात है, ये देखिए राजनीति में साम दाम दंड भेद सब चलता है। तो कुछ लोग ये भी सोचते हैं कि अगर हम दूसरे से लंबी लाइन नहीं खींच सकते तो दूसरे की लाइन छोटी करो, वही किस्सा है। एक मिसेस गांधी के बारे में आपने एक कहावत कोट की है, वो खरगोश वाली क्या कहावत? नहीं, वो तो एक इंग्लिश की कहावत है ना, रनिंग विद द हेयर एंड हंटिंग विद द हाउंड। यानी हिरन से तो कहें भागो, हाँ, और उससे कहें कि इसका पीछा करो, मारो इसको। वही वो कहते थे, किस्सा वही है। पिताजी हमेशा 2-3 बातें बहुत कहते थे कि इंदिरा जी आपको जिम्मेदारी देंगी, पर आपको पीछे से खपाची भी लगा देंगी। रात को पौधा बोएंगी, लगाएंगी, और सुबह हिला के देखेंगी जड़ तो नहीं पकड़ लिया। उनका यही मतलब था कि फ्री हैंड अपने लीडर्स को नहीं दिया, सेंट्रलाइजेशन किया। बाद में बहुत शुरू में सब अच्छा था, फासिस्ट टेंडेंसीज आ गई थी इमरजेंसी के पहले, और बहुत कुछ इसका मेरे ख्याल से जो कारण था वो संजय गांधी जी भी थे। विश्वनाथ प्रताप सिंह के बारे में भी बहुत अच्छा नहीं वो है, वो कि बौना करके जो है वो कहा गया। नहीं, वो तो पिताजी का व्यू था। जब पिताजी से अंतिम उनका इंटरव्यू हुआ तो उनसे पूछा गया कि विश्वनाथ प्रताप, तब वो चल रहा था ना 89 में पिताजी की डेथ हुई, तो पूछा गया था कि अगर वो प्रधानमंत्री बनेंगे तो कैसे होंगे। तो मेरे पिताजी ने कहा था, ही इज अ डूअर्फ इन पॉलिटिक्स, द कंट्री विल डू इन द कंट्री। वो इनका बहुत वो बौना कद है, राजनीतिक कद बौना है, और वो इस देश को नुकसान पहुंचाएंगे। ये उनका अपना कथन था, उनकी अपना सोच थी। आप भी जानते हैं कि जब सब लोग वीपी सिंह जी के पीछे चल दिए थे, पिताजी नहीं गए। उनका ये कहना था कि मैं नहीं मानता कि ये कंट्री को लीड कर सकते हैं। नकारात्मक बातें तो थोड़ी हो गई। जो एक सकारात्मक बात यह है कि अमिताभ बच्चन जैसी शख्सियत ने बहुगुणा जी को हराया, लेकिन आपने अपनी किताब में कहीं इस तरीके का जिक्र नहीं किया कि जिसमें लगे कि अमिताभ बच्चन की कहीं कोई आलोचना हो रही है कि किसी छल कपट से या लोगों को, जनता को भरमा करके चुनाव जीता। मतलब बहुत सकारात्मक चीजें आपने लिखी हुई। नहीं, उसमें ऐसा है, उसमें सिर्फ एक ही बात हमको बुरी लगी थी उस चुनाव में। पहली बार उत्तर भारत की राजनीति में किसी फिल्मी हस्ती को चुनाव लड़ने के लिए उतारा गया। दक्षिण में तो चलता था। तो मेरे पिताजी के जो मैंने जिक्र किया, मेरे पिताजी को इस बात का बहुत सदमा था कि एक और उनके 50 साल की इलाहाबाद में, प्रयागराज में सेवाएं। आज भी सब कहते हैं कि प्रयागराज के विकास के जनक थे, लेकिन उनको ये बड़ा सदमा था कि एक फिल्मी एक्टर से मैं कैसे हार गया। यानी कि अगर आज बहुगुणा जी फिल्मों में जाते तो क्या अमिताभ बच्चन से बड़े फिल्म एक्टर बन सकते थे? नहीं। लेकिन अगर उसने आकर 50 साल के एक आदमी की सारी मेहनत को, उनके सम्मान को ठेस पहुंचाई है उसको, तो उन्होंने एक ही बात कही थी, माई एरा ऑफ पॉलिटिक्स इज ओवर। मेरे राजनीति का युग समाप्त होता है, क्योंकि अब अन्य बातें भी लोगों को पसंद आने लगी। टोपी उतार दी थी, फिर कभी नहीं पहनी। उनसे कहा गया कि आप आइए, हम लोगों ने बोला, अलग अलग मुख्यमंत्रियों ने, कि हम आपको राज्यसभा भेजते हैं। तो मेरे पिता बहुत सिद्धांतवादी थे। देखिए 69 में चुनाव हारे विधानसभा का 400 वोट से। इंदिरा जी ने कहा, गुप्ता जी ने कहा कि आप विधान परिषद में आके मंत्री बन जाइए। उन्होंने कहा ना, जनता ने मुझको रिजेक्ट किया, मैं जनता की अदालत से ही आऊंगा। पार्टी छोड़ी 80 में। इंदिरा जी 365 पता नहीं कितनी सीटें लेकर जीती थी, 2/3 बहुमत था। उस समय भी अपनी सीट को छोड़ देना और स्वतंत्र चुनाव लड़ना बड़े साहस का विषय था। फिर जब वो हारे अमिताभ बच्चन से, कई मुख्यमंत्रियों ने जो अन्य पार्टी के थे, रामाराव ने भी कहा आइए हम आपको राज्यसभा भेजते हैं। करना, मैं बैकडोर एंट्री कभी नहीं लूंगा, मैं पीछे दरवाजे से प्रवेश नहीं करूंगा। अब ये सिद्धांतवादी राजनीति नहीं है तो क्या है? तो मैं ये समझती हूँ। आपको लगता है कि अमिताभ बच्चन को भी जो है वो टारगेट करके भेजा गया था कि पिताजी को हराना है? बिल्कुल सही बात है। अमिताभ बच्चन जी मित्र थे उनके, राजीव जी के, और
इंदिरा जी की हत्या हुई थी, बहुगुणा जी उनके प्रतिद्वंदी थे पार्टी के, उनको कोई हरा नहीं सकता था, तो ये षड्यंत्र रचा गया। राजीव जी को भी कुछ और लोगों ने सुझाया जिसका जिक्र किताब में है कि आप ऐसे करिए, उन्होंने किया। लेकिन फिर मैं मानती हूँ इस बात को कि उसके बाद अमिताभ बच्चन को भी राजनीति छोड़नी पड़ी, और जब वो इलाहाबाद 6-8 महीने बाद बड़े वादे कर दिए थे, पेरिस बनाएंगे, क्या करेंगे, तो उनकी कोई बेचारे की क्या गलती है। मित्र ने कहा लड़ो, वो लड़ गए, पारिवारिक संबंध थे, फिर उनको लगा भी, और देखिए तब से राजनीति से हटे तो आज तक राजनीति में स्वयं प्रवेश नहीं किए। तो मैं जबरदस्ती थोड़ी आलोचना करूंगी कि मेरे पिता को हराया तो मैं उनकी बुराई करूं, वो तो एक मोहरा थे, उनकी क्या बुराई करना है। डॉक्टर रीता बहुगुणा जोशी जिन्होंने किताब के बारे में एक एक पहलू पर बेबाकी से अपनी राय रखी, और जो विवाद हैं, जो सवाल उठ रहे हैं, उस बारे में उनका कहना है कि वो खुद इतिहास की प्रोफेसर रही हैं और बहुगुणा जी की बेटी रही हैं। जो कुछ उन्होंने देखा वो उन्होंने इस किताब में लिखा हुआ है। कैमरामैन रोहित श्रीवास्तव के साथ मोहम्मद मोइन, एबीपी गंगा, प्रयागराज। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।